हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और आज की क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत है। और इसमें हम जो एसएसटी का जियोग्राफी पार्ट है, भूगोल जियोग्राफी, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा लेसन जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, निर्माण उद्योग। तो इसके प्रश्न और उत्तर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एमसीक्यूज भी हमने ले लिए हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? निर्माण किसको कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सॉल्यूशन: प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो वस्तुओं का उत्पादन, बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें कच्ची वस्तुओं को या कच्चे माल को, मटेरियल्स को, कच्चे माल को अत्यधिक मूल्य के लिए तैयार किया जाता है, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। यानी कच्चे माल से उसको हम एक क्या बोलते हैं, परफेक्ट मटेरियल के रूप में या कंप्लीट मटेरियल के रूप में जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद तैयार करते हैं, उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही? यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, यानी कच्ची वस्तुओं को एक लंबे प्रोसेस के बाद बड़ी मात्रा में जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिनका मार्केट में काफी दाम होता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स दैट इफेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। 3 भौगोलिक फैक्टर्स, कारक बताइए जो इंडस्ट्री के लोकेशन पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री यानी उद्योग कहाँ स्थापित किए जाए। तो द 3 फैक्टर्स आर, 3 जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, कच्ची वस्तुओं की उपलब्धता, पावर सोर्सेस, वहां पर जो पावर सोर्सेज हैं, एनर्जी है, यानी ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत, और उसके बाद फेवरेबल क्लाइमेट, और फिर तीसरा कौन सा है कि वहाँ की अनुकूल परिस्थितियाँ, यानी वातावरण अनुकूल है कि नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। इसके अलावा आप और भी याद कर सकते हैं, और वो क्या है? ठीक है, लो लेबर कॉस्ट, लो लेबर कॉस्ट, ठीक है, सस्ता श्रम। इसके अलावा और आप याद कर सकते हैं, हालांकि तीन ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये 3। उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो लो लेबर कॉस्ट हो गया, और उसके बाद मार्केट यानी बाजार, बाजार से दूरी, ठीक है, ये भी आप उसमें शामिल कर सकते हो, ये अदर फैक्टर्स के रूप में आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 सेज, नेम द 3 ह्यूमन इनपुट्स दैट कंट्रोल द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मानव की 3 इनपुट्स के बारे में बताइए जिस पर इंडस्ट्री के लोकेशन को हैंडल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। तो ह्यूमन इनपुट्स दैट कंट्रोल द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर, पहला लेबर, मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो ये 3 हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया। इससे पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के बारे में नहीं बताया, लेकिन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे वस्तुओं का नाम बताइए जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होती है। लाइमस्टोन, सॉल्यूशन के अंतर्गत लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड जिप्सम आर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट के निर्माण में लाइमस्टोन, ठीक है, चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिनियम या एल्यूमिना, जिप्सम इत्यादि का प्रयोग रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है?
हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, किस प्रकार से उद्योग पर्यावरण को दूषित करता है, यानी उद्योग पर्यावरण को कैसे दूषित करता है। सॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज हैव इंक्रीज्ड पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेड द एनवायरनमेंट। उद्योगों ने, ठीक है, उद्योगों ने पर्यावरण को दूषित करना और उसके बाद पर्यावरण का क्षरण करना शुरू कर दिया है, यानी उद्योगों की वजह से पॉल्यूशन बढ़ गया है और पर्यावरण का क्षरण होने लगा, डिग्रेड होने लगा, क्वालिटी घटने लगी। इंडस्ट्रीज क्रिएट 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन मेनली, और उद्योगों से 4 प्रमुख पॉल्यूशन होते हैं, नुकसान होते हैं, ठीक है, प्रदूषण होते हैं मेनली, मुख्य रूप से एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस। ये 4 हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जो है ये नॉइस अर्थात क्या बोलते हैं इसको, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं। द स्मोक एमिटेड बाय द इंडस्ट्री पॉल्यूट्स द एयर, ठीक है, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो हवा को दूषित करता है, एंड वाटर इमेंसली, और पानी भी उससे दूषित होता है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस, और वायु प्रदूषण, ठीक है, तमाम यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो अप्रायोगिक गैसें हैं जो निकलती हैं, उससे भी बड़ी मात्रा में एयर पोल्यूशन होता है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन से भी एयर पोल्यूशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर न्यूमरस, ठीक है, और जल स्रोत यानी जल के प्रदूषण का स्रोत जो है कई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड दैट डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, यानी सबसे महत्वपूर्ण ये है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो जल को दूषित करने का काम करता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एफ्लुएंट है, ठीक है, यानी जो उद्योगों से निकलने वाला कचरा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको डायरेक्ट नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, जिससे पानी प्रदूषित होता है। दे आर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, वो जो है जैविक और अजैविक दोनों होते हैं। ये जो एफ्लुएंट्स हैं ये दोनों प्रकार के होते हैं। दे पोल्यूट द वाटर, इससे पानी दूषित होता है। अनवांटेड लाउड नॉइज इज आल्सो पॉल्यूशन, और जो है अनचाहा यानी जो उसको नापसंद किया जाए ऐसा अगर शोर होता है तो उसे भी हम पोल्यूशन की श्रेणी में रखते हैं। इट राइजेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, यह उद्योगों से निकलता है, एंड द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और यातायात के विभिन्न साधनों से इस प्रकार की आवाजें आती हैं। नॉइज काजेस इम्पेयरमेंट टू हेयर, ठीक है, और जो शोर होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, उससे सुनने में अक्षमता बढ़ती है, अर्थात सुनाई कम देने लगता है, धीरे धीरे इम्पेयरमेंट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्री, ठीक है, उन स्टेप्स के बारे में बताइए जिससे एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, ठीक है, इंडस्ट्री के द्वारा एनवायरमेंट डिग्रेड होता है। डिग्रेड का मतलब है उसकी गुणवत्ता घटती है उसकी, ठीक है, वो जो है काफी खराब हो जाता है हमारा एनवायरमेंट, तो उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, यानी उसकी डिग्रेडिटी को कम कैसे किया जाए, इसके स्टेप्स बताइए। तो मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर, वाटर यानी पानी का जो प्रयोग होता है उसको रीयूज किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, इज डन इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस, ठीक है, 2 से अधिक स्टेजेस में उसको किया जा सकता है। पहला, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, जल की कमी को पूरा करने के लिए जो जल स्रोत है, ठीक है, तो जो भूमिगत जल स्रोत है यानी जमीन के अंदर, उसके अलावा हार्वेस्टिंग की जाए किसकी, रेन वाटर की, यानी पानी जो बरसता है, बरसात के पानी को हार्वेस्ट किया जाए, यानी उसको संरक्षित किया जाए। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पानी है वेस्ट वाटर के रूप में है, उसको ट्रीट किया जाए, गर्म किया जाए,
ठीक है, हॉट वाटर को और एफ्लुएंट को, उसको नदी या तालाब में छोड़ने से पहले उसको ट्रीट किया जाए। ट्रीट का मतलब है उस जो है उसे थोड़ा सा परिष्कृत किया जाए, शुद्ध किया जाए। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेजेस। और दूसरी बात क्या है कि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उनको 3 फेज में हम, ठीक है, उनके साथ अ, जो है सुधार कर सकते हैं 3 फेजेस में। पहली बात, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, ठीक है, जो मशीनी मीन्स हैं, साधन हैं, उनसे हम प्राथमिक उपचार करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? तो स्क्रीनिंग है, पहले देखा जाए कि इसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई हैं, उनको अलग किया जाए। ग्राइंडिंग, फिर उनको जो है महीन महीन टुकड़ों में रखा जाए, ठीक है। और उसके बाद फ्लोक्यूलेशन है। फ्लोक्यूलेशन का मतलब बता रहे हैं अभी। तो फ्लोक्यूलेशन, जस्ट 1 मिनट, रिवर्स किया जाए, ठीक है, रिवर्सिबल हो। तो रिवर्सिबल का मतलब है कि उसको फिर से रिवर्स प्रयोग में लाने लायक बनाया जाए। एंड सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन, ठीक है, तो इसको उड़न बोलते हैं, फ्लोक्यूलेशन को उड़न कहते हैं, ठीक है। और सेडिमेंटेशन किया जाए। दूसरा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। और द्वितीयक जो उपचार है वो क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस के तहत, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट मैकेनिकल मीन्स से और सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस से। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। और जो तीसरा ट्रीटमेंट हो वो बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से हो। दिस इन्वॉल्व्स द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। और इससे जो वेस्ट वाटर है वो रिसाइकिल हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाउ आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम मिनी स्टील प्लांट्स। जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स होते हैं वो छोटे स्टील प्लांट्स से किस प्रकार भिन्न होते हैं? व्हाट प्रॉब्लम्स डज द इंडस्ट्री फेस। और जो इंडस्ट्री होती है उसे कैसी समस्या उठानी पड़ती है? व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव लेड टू राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट्स, हाल ही में इस तरह के कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं जिससे प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाया गया? तो सॉल्यूशन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं वो। एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, ठीक है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट काफी बड़ा होता है। इन वन कॉम्प्लेक्स एवरीथिंग इज हैंडल्ड। एक ही कॉम्प्लेक्स में सारी चीजें जो है बनाई जाती हैं, निर्मित की जाती हैं, हैंडल की जाती हैं। फ्रॉम शिपिंग, रोलिंग, स्टील मेकिंग, पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल। यानी एक ही कॉम्प्लेक्स में, एक ही क्षेत्र में, एक ही जो है बाउंड्री के अंदर शेपिंग होता है। शिपिंग नहीं लिखा है, ये शेपिंग, यानी उनको आकार दिया जाता है, रोल किया जाता है, स्टील बनाया जाता है, पुटिंग टुगेदर, और साथ साथ में रॉ मटेरियल को भी उसी स्थान पर रखा जाता है, एक ही जगह पर है। मिनी स्टील प्लांट यानी लघु जो स्टील प्लांट है, मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, ये छोटे होते हैं। दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो ये जो है छोटे आकार के और एलॉय स्टील अर्थात मिश्रित धातुएं मिश्रित स्टील बनाते हैं विशेष जो है स्पेसिफिकेशन के साथ। दे हैव रोलर्स एंड यूज स्टील एग्नॉट्स, इंगॉट्स, ठीक है। अ, तो ये जो है दे हैव री रोलर्स, इनमें री रोलर्स होता है, ठीक है। और
स्टीलों में ये जो है सिल्ली के भांति, यानी इसमें जो स्टील यूज होता है वो सिल्ली की भांति यूज की जाती है। इंगॉट्स का मतलब क्या होता है, सिलिका पिंड या सिल्ली, है ना, सिल्ली की भांति यूज की जाती है। दे यूज स्पॉन्ज आयरन, ठीक है, ये इनमें जो है स्पॉन्ज आयरन का यूज होता है। ठीक, स्पॉन्ज आयरन अर्थात छोटी छोटी थैली के रूप में या छोटे छोटे टुकड़े के रूप में लोहा यूज किया जाता है। स्टील स्क्रैप होता है एंड हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, और इनमें जो है जो भट्टियां होती हैं वो इलेक्ट्रिक वाली होती हैं, अर्थात बिजली से चलने वाली होती हैं। सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टील इंडस्ट्री आर, कुछ समस्याएं हैं, यानी वो समस्याएं, वो परेशानियां जो स्टील इंडस्ट्री उठाती है, जिसका सामना करती है। इंडिया हैज नॉट reached its full potential through though it is an important iron and steel producing country in the world। भारत जो है अपने पूर्ण ऊर्जा का उपयोग अभी नहीं कर पा रहा है, यद्यपि यह विश्व में उन प्रमुख देशों में है जहां पर स्टील का प्रोडक्शन होता है, जहां पर आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता है। द रीजन्स आर मेंशन्ड बिलो, कारण जो है दिए गए हैं नीचे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुअर है, अर्थात यहाँ पर जो आधारभूत संरचना है वो अच्छी नहीं है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, और यहाँ पर जो है एनर्जी की जो सप्लाई है अर्थात ऊर्जा की जो पूर्ति है वो इरेगुलर है, अनियमित है। लोअर प्रोडक्शन ऑफ लेबर, और यहाँ पर लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यहाँ पर जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वह भी काफी निम्न है, यानी यहाँ के लेबर जो है वो जो है वेल स्किल्ड नहीं है। हाई कॉस्ट्स एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, तो यहाँ पर जो है जो कुकिंग कोल है, ठीक है, कुकिंग का मतलब क्या होता है, कोक या कोयला बनाना, तो जो कोयला बनाने की चीजें हैं, ठीक है, कोयला उत्पन्न करने की चीजें, कोक बनाने की चीजें हैं, उनकी कॉस्ट पहली बात हाई है और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, अर्थात प्रचुरता नहीं है, सीमित मात्रा में है। क्वेश्चन नंबर 7 का ही है ये, राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए इसके बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 1950s बाय इन द 1950s डिकेड्स के बारे में है, बाय इंडिया एंड चाइना। ठीक है, 1950 के दशक में भारत और चाइना ने स्टील प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कुछ काम किए थे। टुडे यानी एक जो है सेम कंडीशन थी दोनों लोगों की। ठीक है, टुडे चाइना इज बोथ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, और आज चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और सबसे बड़ा जो है कंज्यूमर भी है, यानी उपभोक्ता देश भी है विश्व में। इंडिया अकाउंटेड फॉर 2.25% of the global steel trade and was the largest exporter of steel in 2004। और भारत जो है पूरे विश्व का जो स्टील ट्रेड होता है, यानी स्टील का व्यापार होता है, उसका 2.25% अकाउंट करता है मतलब करता था 2004 में, एंड वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील इन 2004, और 2004 में ये सबसे बड़ा देश था जो स्टील का निर्यात करता था। विद द efforts of private entrepreneurs aided by foreign direct investment and liberalization, the steel industry in India received a big boost। ठीक है, तो प्राइवेट यानी निजी उद्यमियों के प्रयासों से, इंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है उद्यमी, है ना, उद्यमी, तो निजी उद्यमियों के प्रयासों से और एफडीआई के सहयोग से, ठीक है, और साथ में लिबरलाइजेशन उदारीकरण के कारण भारत में स्टील इंडस्ट्री को बहुत बड़ा जो है बूस्ट मिला। बूस्ट का मतलब ऊर्जा मिली। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू,
तो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, भारत में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का कंसेंट्रेशन है वो छोटा नागपुर पठार पे है। दिस रीजन हैज रिलेटिव एडवांटेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ठीक है, इस उद्योग के विकास के लिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां हैं, एडवांटेज है। सम ऑफ देम एडवांटेजेस आर वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। ठीक है, सम ऑफ देम एडवांटेजेस आर, इनमें से जो कुछ फायदे हैं वो क्या हैं? वास्ट ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, तो घरेलू बाजार में जो है इसकी भारी मांग है, पोटेंशियल है, चीप लेबर है, सस्ता श्रम है, अवेलेबिलिटी ऑफ हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में हाई ग्रेड का मतलब उत्तम कोटि का रॉ मटेरियल उपलब्ध है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लो कॉस्ट आयरन ओर है, यानी यहाँ पर जो कच्चा लोहा प्राप्त होता है वो उसकी कॉस्ट जो है काफी ज्यादा नहीं है, लो कॉस्ट है। थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखना है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील, तो ज्यादातर जो है पब्लिक सेक्टर क्या किया जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, सेल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसकी अंडरटेकिंग इसी में है। अंडरटेकिंग का मतलब है वही कामकाज देखती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द इन्वायरमेंट, यानी इंडस्ट्रीज किस तरह से वातावरण को दूषित करने का काम करती हैं। सॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज ऑफ 4 टाइप्स, 4 प्रकार के वातावरण के प्रदूषण होते हैं। कौन कौन से? एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय स्मोक रिलीज्ड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रेक टीन्स, refineries and smelting plants and burning of fossil fuels in factories ignoring pollution norms। तो एयर पोल्यूशन जो होता है वो केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुओं से होता है। ठीक है, ईंट भट्ठों से निकलने वाले धुओं से होता है, रिफाइनरीज और स्मेल्टिंग प्लांट्स के निकलने वाले धुएं से होता है, एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, और जो जैविक ईंधन है अर्थात पेट्रोलियम या फिर ये क्या बोलते हैं, लकड़ी जलाते हैं या फिर कोयला जलाते हैं, तो उससे निकलने वाले धुएं से होता है। ठीक है, और ये जो फैक्ट्रियां हैं वो पोल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर करती हैं, यानी इसके लिए जो है पर्यावरण के लिए जो नियम बनाए गए हैं, नॉर्म्स बनाए गए हैं, ठीक है, उसका ये पालन नहीं करती हैं। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द डिस्चार्जिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स इनटू रिवर, और जल प्रदूषण क्यों होता है कि जो है फैक्ट्रियों से जो पॉल्यूट वाटर होता है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वस्तुएं मिली होती हैं या फिर एफ्लुएंट्स होते हैं, ये सबको नदियों में डायरेक्ट प्रवाहित कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। दिस फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय पेपर, पल्प, chemical, textile, dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये जो वाटर पोल्यूशन होता है वो पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज से होता है। द मेजर सॉलिड वेस्ट रिलीज्ड इनटू रिवर्स इन इंडिया आर फ्लाई एश, और जो प्रमुख सॉलिड वेस्ट है जो नदियों में डाल दिया जाता है भारत में, वो फ्लाई ऐश है, फॉस्फो जिप्सम है, एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स हैं। ठीक है, आयरन और स्टील के जो स्लैग्स हैं अर्थात बेकार या स्लैग्स का मतलब जो वेस्ट हैं वो सब डाल दिए जाते हैं। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज अनदर फॉर्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो और एक और पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है जिसको बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन, यानी पानी का जो है पानी का प्रदूषण बढ़ता है किसके द्वारा? तो थर्मल के द्वारा अर्थात ऊर्जा के द्वारा।
कॉज्ड बाई द एमिशन ऑफ हॉट वाटर, इसमें क्या होता है कि गर्म पानी निकलता है फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों से, एंड थर्मल प्लांट्स, और फिर थर्मल प्लांट से, और उसे पानी और मतलब नदियों में और पॉन्ड्स में डाल दिया जाता है, इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट रेंडर्स द सॉइल इनफर्टाइल एंड यूजलेस टू, और जो सॉलिड वेस्ट है जिसको डंप कर दिया जाता है उससे सॉइल की फर्टाइल जो होती है वो इनफर्टाइल में बदल जाती है, यानी उसकी ऊर्जा, ठीक है, बेकार हो जाती है, सॉरी ऊर्जा कह रहे हैं, उर्वरकता अनु उर्वरकता में बदल जाती है और वो मिट्टी बेकार हो जाती है। लास्टली, अंततः नॉइज पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो इंडस्ट्री से होता है और निर्माण गतिविधियों से होता है, मशीनरी से होता है, जनरेटर से होता है, सॉज से होता है, ठीक है, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल से होता है। सॉज का मतलब लोहे के काटने के लिए जो आरी वगैरह बनती है उससे भी होता है, ठीक है। तो इन सब से नॉइज पोल्यूशन होता है जो हमारे मतलब मस्तिष्क को प्रभावित करता है और धीरे धीरे हम इम्पेयरमेंट ऑफ हियर हो जाते हैं, अर्थात हमको धीरे धीरे जो है कम सुनाई देता है। एमसीक्यूज की बात कर लें इस लेसन की, ठीक है, इस लेसन की एमसीक्यूज की बात कर लें तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किस सिटी को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है? दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो जो है ऐसी वस्तुएं सबसे ज्यादा बनती हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, तो दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु होगा। ऑन व्हाट बेसिस द इंडस्ट्रियल सेक्टर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, किस आधार पर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको दो क्षेत्रों में बांटा गया है, पब्लिक और प्राइवेट? तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस यानी रोजगार की स्थिति पर, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जो आर्थिक स्थितियां हैं उस पर, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस, या फिर जो उद्योग हैं उसकी मतलब उसकी ओनरशिप पर, यानी कौन मालिक होगा कौन नहीं होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द इंटरप्राइज, और जो इंटरप्राइज में काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या पर। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइज। अगर गवर्नमेंट ओन करती है उस इंटरप्राइज को तो वो पब्लिक सेक्टर कहलाएगा, और अगर कोई कंपनी है जो ओन कर रही है या कोई और ओन कर रहा है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो प्राइवेट सेक्टर कौन सा है? टाटा है, ठीक है, रिलायंस है। और गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर कौन सा है? तो इंडियन रेलवे है, ठीक है, इंडियन रेलवे। तो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन इन ऑफ एन इंडस्ट्री इन ए पर्टिकुलर रीजन, किसी विशेष क्षेत्र में जो इंडस्ट्री लगती है, ठीक है, तो उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि वहां पर जो है क्यों लगाई जा रही इंडस्ट्री? तो रॉ मटेरियल की उपलब्धता, मार्केट की नियरनेस, लीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, सबसे कम उत्पादक लागत, और ट्रांसपोर्टेशन। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो सारे के सारे सही हैं, लेकिन लीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, सबसे कम जहां पर जो है प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वहीं पर इंडस्ट्री का लोकेशन ज्यादा सही माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4, नंबर नहीं आया ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज जनरेट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, निम्नलिखित में से कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है? तो कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका होगा 4 का डी, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री का मतलब जहां पर कॉटन उत्पादन होता है तो यहाँ पर केवल फार्मर होगा, ठीक है। जूट इंडस्ट्री में भी फार्मर, सिल्क इंडस्ट्री में भी उस तरह के फार्मर होंगे। तो सबसे ज्यादा कौन
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि उससे धागा बनेगा तो अलग, टेक्सटाइल के पहले धागा बनेगा, फिर उसके बाद कपड़ा बुना जाएगा, फिर रंगा जाएगा, फिर उसके बाद मार्केट में लाया जाएगा, ठीक है, दुकान जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट्स स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स? Which one of the following agencies markets steel for the public sector plants? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है जो स्टील मार्केट के रूप में है पब्लिक सेक्टर के लिए? तो हेल है, शेल है, हैवी करके ये है, ठीक है, टाटा स्टील है, एमएनसीसी है। तो इसके लिए कौन सा उत्तर होगा? सेल। सेल जो है ये मार्केट स्टील है, ठीक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करके है। Question number 6. Which one of the following industries is the largest contributor of gross domestic production GDP in India? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, यानी सबसे ज्यादा योगदान देती है? रबर, जूट, शुगर, टेक्सटाइल। तो कौन सी है जो सबसे ज्यादा योगदान देती है? क्वेश्चन नंबर 6 का डी है ना, टेक्सटाइल। वैसे शुगर भी हो सकती है, लेकिन टेक्सटाइल अकॉर्डिंग टू द बुक। टिस्को है, क्या है टिस्को? ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है, या फिर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है? तो ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है। टिस्को क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज गिविंग स्टिफ कंपटीशन टू इंडिया विथ रिगार्ड टू जूट इंडस्ट्री? जूट इंडस्ट्री के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत के साथ कड़ी टक्कर दे रहा है, कंपटीशन दे रहा है? तो ब्राजील, बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड। तो कौन सा है? ये बांग्लादेश है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जूट के उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य है और बांग्लादेश है बगल में, ठीक है, तो ये भारत को कड़ी टक्कर दे रहा है। Which one of the following has been the major source of foreign exchange for IT industry? IT इंडस्ट्री के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए मेन सोर्स के रूप में है? तो भेल, सेल, बीपीओ, ऑयल, ठीक है, तो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बीपीओ होगा। एक मिनट, लेट मी टेल सम full form of these industries also. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये टिस्को का जो फुल फॉर्म होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। और ये जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। और उसके बाद सेल, तो सेल का आपने देख ही लिया है, ठीक। बीपीओ, बीपीओ का क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउट आउट सोर्सिंग, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग के जरिए जो है बिजनेस प्रोसेस। और ऑयल, ऑयल का फुल फॉर्म भी देख लो क्या होता है। तो ऑयल का क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ऑयल
इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म्स याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर प्लांट्स इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़? निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक सेक्टर का जो प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में है, अर्थात सरकारी कंपनी है जो बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, तो कौन सी है? भिलाई, छत्तीसगढ़ में भिलाई है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल? निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्री है जो लाइमस्टोन को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर्स। तो कौन सा है ये? सीमेंट है। सीमेंट में लाइमस्टोन रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट्स स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या मार्केट स्टील है जो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती है? हेल, सेल, टाटा स्टील एंड एमएनसीसी। तो कौन सी आती है? ये शायद आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, सेल। सेल जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल? किसमें बॉक्साइट का प्रयोग होता है? कौन सी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में? एल्यूमिनियम, सीमेंट, जूट, स्टील। तो बॉक्साइट का उपयोग किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का ए, एल्यूमिनियम बनाने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा? कौन सी इंडस्ट्री है जो टेलीफोन और कंप्यूटर बनाती है? स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यही आंसर हो जाएगा आईटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक भी बनाती है, ये दोनों बनाती हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक, और ये टेलीफोन्स और कंप्यूटर्स बनाती है, ठीक है। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? पहला जो कपड़ा उद्योग था कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में स्थापित किया गया था टेक्सटाइल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन केरला? केरल के किस जो है राज्य में टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया? कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोयम्बटूर, ठीक है, एलापी। तो कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये पार्क बनाया गया है? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? लीडिंग सेंटर ऑफ वुलन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पंजाब? पंजाब में कौन सी वुलन, मतलब पंजाब में कौन सा शहर है जहां पर लीडिंग सेंटर ऑफ वुलन टेक्सटाइल है, यानी एक जो है उभरता हुआ है? तो कानपुर पंजाब में है नहीं, लुधियाना, मुर्शिदाबाद, पानीपत। तो कानपुर तो पंजाब में है नहीं, लुधियाना है पंजाब में, पानीपत हरियाणा में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स डज मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग टू? निम्नलिखित में से किस सेक्टर से जो है मैन्युफैक्चर बिलोंग करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मैन्युफैक्चर से आता है? तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर है यही मैन्युफैक्चर करता है, सेकेंडरी सेक्टर ही मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट ए हैवी इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से कौन सा भारी उद्योग नहीं है? तो कॉटन टेक्सटाइल, सीमेंट, आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग। तो कौन सा नहीं है? कॉटन टेक्सटाइल जो है ये हैवी उद्योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, टू विच कैटेगरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिलोंग टू? निम्नलिखित में से आयरन और स्टील इंडस्ट्री किससे संबंधित है? स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, कोऑपरेटिव, एग्रो बेस्ड। तो कौन सी है? 20 का बी हो जाएगा, लार्ज स्केल, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप एट? सबसे पहला सीमेंट प्लांट कहां पर सेट किया गया था, कहां पर स्थापित किया गया था? तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो कौन सा है ये? चेन्नई में सबसे पहला सीमेंट प्लांट लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? व्हिच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहलाता है? तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु।
ये बेंगलुरु हो जाएगा आंसर। द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन राजस्थान इज लोकेटेड, राजस्थान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 23 का बी, जयपुर। जयपुर में टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। तो किसको कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर? ठीक है, तो मुंबई को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन, ठीक है, किस शहर में या किस जगह पर पहला जूट मिल स्थापित किया गया था? कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। तो कहां पर स्थापित किया गया था पहला जूट मिल? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भारत किस देश से जो है किस देश को एक्सपोर्ट करता है, धागे का एक्सपोर्ट करता है? चाइना, जापान, यूके, सिंगापुर। तो कहाँ पे करता है? जापान को करता है, एक्सपोर्टेशन करता है यार्न का, धागे का। विच पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ जूट गुड्स? ठीक है, जूट से बने हुए सामानों को भारत जो है जो दूसरे देशों में भेजता है उसमें स्थान कौन सा है, यानी एक्सपोर्टर के रूप में कौन सा स्थान है भारत का? तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 बी होगा, सेकंड, दूसरा स्थान है जूट के मामले में, जूट गुड्स के मामले में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया एक्सपोर्ट जूट गुड्स? किस राज्य को यानी किस देश को भारत जो है जूट बेचता है, भेजता है, एक्सपोर्ट करता है? ठीक है, जापान, चाइना, यूएसए, फ्रांस। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया एक्सपोर्ट जूट गुड्स? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी हो जाएगा, यूएसए। एक मिनट, सेकेंड, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, विच पोजिशन डज इंडिया होल्ड इन शुगर प्रोडक्शन? भारत जो है चीनी के उत्पादन के मामले में कौन सा पोजीशन रखता है? तो फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड। तो सेकंड रखता है, फर्स्ट ब्राजील है। फर्स्ट कौन सा है? ब्राजील। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, मोस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज आर आइडियली सूटेड टू। ठीक है, जो शुगर इंडस्ट्री है वो कहां पर, मतलब किस सेक्टर को शूट करती है? प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो कौन सी? कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, सहकारी, सहकारी अर्थात इसमें सरकार का भी योगदान रहेगा और प्राइवेट सेक्टर भी आएगा तो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चंस फ्रॉम एमसीक्यूज। आई होप यू विल enjoy the lesson if you read it carefully, if you listen to me. ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, काफ़ी लंबी हो गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।